नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ आपके साथ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर के साथ योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते हैं और इससे कैसे बीमारी से बचे और कैसे बीमारी नहीं आए, इसके ऊपर क्या ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम बातें करते रहते हैं। तो ये योगाहार यानी आहार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े, बीमार बुजुर्ग, तंदुरुस्त सबके लिए काम की बातें हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई जो बीमार है वही मेरी बातें सुने। जो बीमार नहीं है उसको भी अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उसको पता होना चाहिए वो क्या खा रहा है, कब खाना है, कैसे खाना है, कौन सा खुराक क्या कर रहा है, शरीर को कौन से खुराक की जरूरत है, किस तरह देना है, कब देना है, कितना देना है, कौन सा स्वाद किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, हर हर स्वाद का क्या प्रयोग है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब उसको पता होना चाहिए। शरीर में कब पित्त वायु क्यों बनता है, बीमारी कब पित्त वायु से ही क्यों आती है। तो ये सारी बातें हमको ये यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम में हम समझाते हैं। तो ये योगाहार का चार्ट है, इसमें शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी कहाँ रखना है, इसके ऊपर चार्ट है। और इसके चार्ट के ऊपर से ही मैंने पूरा योगाहार का कोर्स तैयार किया है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। इसमें शरीर सफाई आपकी आंतों में, छोटी बड़ी दोनों आंतों में, आपके शरीर की खून, आपके शरीर के ऑर्गन में जो कचरा इकट्ठा है उसको बाहर निकालना है, इसको साफ करना है। आपके शरीर को मेंटेनेंस के लिए सही खुराक चाहिए, रिपेयरिंग के लिए कारीगर भी चाहिए और शक्ति काम करने के लिए ताकत भी चाहिए। खुराक खाने का भी एक तरीका है। खुराक की क्वालिटी भी आपको देखनी है कि अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, एसिडिक खुराक कम खाना है। और आप जो स्वाद खाओगे वो भी आपके शरीर में कफ पित्त और वायु के पीछे जिम्मेदार होता है। तो कौन सा स्वाद क्या करता है, ये सारी बातें का पूरा ये चित्र है। आप उसको बार बार देखोगे तो आपको ये सारी बातें याद रहेगी। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए, या तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करोगे। ये नंबर है 9173602208। ये नंबर पे हेलो हाई कीजिए व्हाट्सएप में, आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसके अंदर सारी लिंकें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स एक बार आप देख लीजिए। फिर आप कोई कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो 2:30 से 4 के बीच में फोन कर सकते हो। जब मैं काम में नहीं होता हूँ तभी 2:30 से 4 के बीच में फोन रिसीव करता हूँ। कई बार न अटेंड हो सके आपका कॉल तो दूसरे दिन दोबारा आप प्रयत्न करिए, या तो अर्जेंट है तो व्हाट्सएप कर लीजिए, तो इसके ऊपर मैं मैसेज दे दूंगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आपके दोस्तार या ग्रुप में उसको शेयर करते रहिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये हमारे इतने करीब 1 साल से ज्यादा से वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो हमारी बातों से और जो ज्ञान मिला है उससे उनको जो जो फायदा हुआ है, चाहे शरीर का हो या कुटुंब में हो, समाज के, या कोई की आपकी सोच में बदलाव आया है, तो उसके ऊपर आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस हम यहाँ हर रोज अपनी वीडियो में लेते रहेंगे। यहाँ एक एनडीएस प्रश्न में एक भाई का आया है, वो लिख रहे हैं, सर राजेश भाई તમારો ગોલ્ડ બ્લેડર નો વિડીયો જોયો, તેમાં આખા દિવસમાં 3-4 સફરજન અને 2 ટાઈમ રો ફૂડ કે જ્યુસ, તરબૂચ, સંતરા, દ્રાક્ષ એટસેટ્રા લઈ શકાય એમ હું સમજુ છું, તે બરાબર ને? કુક ફૂડ 20-30% ચાલે કે નહીં? કેમ કે જે પેશન્ટ તેમને ખૂબ જ ભૂખ લાગે છે અને તેમનો 8 થી 2 નો જોબ વર્ક છે, તેમાં ફિઝિકલ એક્સર્શન સ્ટ્રેઇન ખૂબ જ છે, તો પૂરા દિવસની એનર્જી જળવાઈ રહે તે માટે આખા દિવસનું ફૂલ કઈ રીતે બેલેન્સ કરવું તે જણાવશો તો સારું પડશે। મોર્નિંગમાં બ્રેકફાસ્ટ કમ્પલસરી કરવો પડે છે, थैंक यू। तो ये भाई ने थोड़ी बात पूछी है कि
जो हमारा लीवर क्लिंजिंग का एक वीडियो था गोल ब्लेडर को साफ करने वाला, उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि मैंने बोला था कि 3-4 दिन आप सफरजन या तो रॉ फूड पे रहिए और फिर ये क्लिंजिंग क्रिया कीजिए। तो यहाँ उनको दूसरी ये भी है कि जॉब वर्क ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो इसमें उसको एनर्जी पूरी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा कंबाइन प्रश्न है उसका। उनको सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ दो बातें मुझे बतानी है, एक तो लीवर क्लिंजिंग के जो सफरजन के लिए मैंने क्यों बताया है, और ये पूरे दिन की एनर्जी के लिए क्या करना है। लीवर क्लिंजिंग में मैंने बताया था कि जो लोग लीवर क्लिंजिंग करना चाहते हैं वो शुरू के 3-4 दिन वो अपने डाइट को थोड़ा चेंज कर ले, खट्टे फल है, सफरजन है, ऐसे चीजें खाए। तो इससे क्या होगा, बॉडी थोड़ी क्लिंजिंग हो जाएगी। हाँ, शरीर का थोड़ा कचरा जो है वो निकल जाएगा, उसकी जो शरीर की पीएच वैल्यू है वो थोड़ी अल्कलाइन हो जाएगी। तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे उनको लीवर क्लिंजिंग करने से पहले 3-4 दिन उनको ऐसे रॉ फूड या खट्टे फल या सफरजन जैसे चीजें खा के उसकी बॉडी को थोड़ा क्लींस करने की जरूरत है। या तो एप्पल साइडर विनेगर की का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बॉडी में से जो बड़ा बड़ा कचरा है, जो लूज कचरा है वो पहले निकल जाए, फिर आप लीवर क्लिंजिंग करो, ये बढ़िया है। जो लोग एनडीएस करते हैं उन लोगों को तो ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉ फूड खा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि उनके शरीर में से कचरा ऑलरेडी, जो छोटा छोटा कचरा था, लूज कचरा था, वो तो निकल गया है। लीवर क्लिंजिंग लीवर क्लिंजिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि जो कचरा आपने रॉ फूड में खाया, रॉ फूड खा के जो कचरा आपका शरीर का नहीं निकला है, उसको निकालने के लिए हमको लीवर क्लिंजिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो लीवर क्लिंजिंग अकेला लीवर क्लिंजिंग नहीं करता है, ये प्रयोग आपके लीवर का भी करता है, आपके हृदय के अंदर का भी कचरा साफ करता है, आपके शरीर के गोल ब्लैडर के अंदर है पथरी है तो उसको भी निकालेगा, किडनी के अंदर भी है तो वो कचरा निकलेगा। ओवरऑल शरीर का क्लिंजिंग हो रहा है। लीवर क्लिंजिंग का मतलब है लीवर साफ हो करो तो साथ में पूरा शरीर साफ हो जाएगा। तो ये अद्भुत प्रयोग है लीवर क्लिंजिंग वाला। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग 299 299 नंबर वाला वीडियो जो है वो लीवर क्लिंजिंग का है, वो एक बार देख ले। और जिसको भी इंटरेस्ट है तो उसको लीवर क्लिंजिंग की किट चाहिए तो हमारे पास से मंगवा ले। लीवर क्लिंजिंग में हम दो प्रकार की सफाई करवाते हैं। एक कचरा होता है लीवर के अंदर, हम जो रिफाइंड तेल आज तक खाए हैं उसका ब्लॉकेज हो चुका कचरा, जो आपका शरीर उसको खर्च नहीं कर रहा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो लीवर में हमारी बैटरी में स्टोरेज होके कचरा जम गया है। तो एक फैट वाला जो कचरा है जिसको ब्लॉकेज हम बोलते हैं। देखो, ब्लॉकेज दो प्रकार के होते हैं, एक चर्बी युक्त होता है और एक होता है कैल्सिनेशन का, क्षार युक्त। ये दोनों, आपकी किडनी में जो स्टोन हो रहा है तो वो क्षार का कचरा है। तो वैसा ही हमारे शरीर में लीवर में भी होता है, हृदय में भी होता है। तो कैल्सिनेशन के कारण भी हृदय में ब्लॉकेज होते हैं, खून की नलियों में इसकी स्केलिंग लग जाती है। फिर नलियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है खून की नलियों की, वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं। प्रोस्टेट में भी वही समस्या ज्यादातर होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्नायु कड़क हो जाते हैं, फिर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जो स्नायु को फ्लेक्सिबल रहने के कारण जो आप यूरिन को कंट्रोल कर सको, छोड़ो पकड़ो, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो एक कैल्सिनेशन का कचरा लीवर में भी है, गोल ब्लेडर में भी है, आपके हार्ट में भी है, आपकी किडनी में भी है, आपके प्रोस्टेट में भी है और आपकी सारी खून की नलियों में है। तो एक जिन लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत है उनके शरीर में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है चर्बी युक्त ब्लॉकेज, चर्बी युक्त कचरा। तो जिसको चर्बी, जो रिफाइंड तेल है वो जब गर्म और होती है और यूटिलाइज नहीं होती है वो तो इसके गट्ठे बन जाते हैं। तो वो भी ब्लॉकेज होते हैं, वो लीवर में भी होते हैं, हृदय में भी होते हैं और शरीर के सारी जगह होते हैं।
अच्छा, जो चर्बी युक्त गट्ठे है वो ग्रीन कलर के ब्लॉकेज हो जाते हैं, और जो कैल्सिनेशन या कि क्षार के जो कचरे हैं वो व्हाइट रंग के हो जाते हैं। तो उसकी छोटी छोटी पथरी के फॉर्म में आपके लीवर में और गॉल ब्लेडर में वो इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, खून की नली में हो जाता है तो इसकी पड़ हो जाती है और ब्लॉकेज हो जाता है, खून को अंदर जाने का रास्ता सिकड़ जाता है। तो ये लीवर क्लिंजिंग एक साथ दोनों काम करता है, आपकी चर्बी युक्त खुराक कचरा भी निकाल देती है और कैल्सिनेशन वाला भी निकाल देती है। ये दोनों काम एक ही प्रयोग से आपका निकल जाता है। तो जिन लोगों को पूरी बॉडी की क्लिंजिंग करनी है वो एक बार लीवर क्लिंजिंग वाला मेरा वीडियो देख ले। एनडीएस करने वाले को 3-4 दिन आपको एप्पल के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रॉ फूड खा रहे हो, तो सीधा आप हफ्ते में एक बार लिवर क्लिंजिंग कर लीजिए, महीने में 4 बार कर लीजिए, आपके शरीर का ज्यादातर कचरा निकल जाएगा। दूसरा उनका प्रश्न है कि शरीर शरीर को पूरे दिन ज्यादा काम करने का होता है, फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा है, तो उनके लिए एनर्जी कैसे रखे। तो जिन लोगों को ज्यादा मेहनत वाला काम है उनको हम उपवास करने के लिए कहते नहीं है। वो सुबह भी थोड़ा खा ले, दोपहर को भी खाए, शाम को भी खाए, लेकिन आप जो खुराक खा रहे हो वो खुराक की क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान रखो। हाँ, बहुत सिंपल है। एनर्जी के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए या तो चर्बी। चर्बी वाला जो खुराक है वो कैलोरी में कन्वर्ट होता है, लेकिन चर्बी को पहले तोड़ना पड़ता है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है शरीर को, तब जाके वो उसको खर्च कर सकता है। आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो उसको भी आप तुरंत उसको खत्म नहीं करते हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो शरीर उसको फिर चर्बी में कन्वर्ट करता है, फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है तब चर्बी में से वापिस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करता है। तो आपके सेल जो है शरीर के, जो स्नायु है या आपके शरीर का एक एक सेल, उसको जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए जो शक्ति की जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। तो आप जितना खा रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि आपका शरीर इमीडिएट उसको खर्च कर सके। तो आपको ज्यादा मेहनत पड़ रही है तो आपको क्या करना है कि आपको चर्बी भी खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी खानी है, और इजी शरीर उसको कन्वर्ट कर सके ऐसा खुराक ज्यादा खाना है। तो जब काम चालू हो, मान लो आप मेहनत कर रहे हो, अभी दौड़ रहे हो, तो आप दौड़ रहे हो तो उस टाइम आपको चर्बी युक्त खुराक नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि चर्बी को कन्वर्ट करने की एक टाइमिंग होता है, शरीर को उसको कन्वर्ट करे और कन्वर्ट होने के बाद आपके शरीर को वो एनर्जी दे, उसमें एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है, तभी वो मिलता है। तो आप एक दौड़ रहे हो, उस टाइम आप तेल पी लोगे तो वो तेल आपके शरीर में ताकत के काम में इमीडिएट नहीं आने वाली है, उस टाइम आपको ग्लूकोज जैसा प्रवाही चाहिए। हाँ, गन्ने का रस, नारियल पानी, ऐसे जो लिक्विड फॉर्म है वो, और सीधे बेसिक है, सीधा सेल उसको इस्तेमाल कर सके, आपका स्नायु उसको खर्च करने के लिए रेडी हो, ऐसा फॉर्म चाहिए। तो आप जब काम करते हो उस टाइम आप मीठे फल खाया करो, गन्ने का रस पियो, हाँ, मीठे फल जो भी है उसको खाओ, तो वो तुरंत आप काम कर रहे हो उसी में आपको एनर्जी देगा, और इमीडिएट जैसे आपने गन्ने का रस पिया तुरंत आपकी बैटरी चार्ज, और तुरंत आप काम में लग जाओ, आपको ताकत मिलने लगेगी। लेकिन चर्बी जैसा जो खुराक है, आप पूरे दिन काम किया, आपका शरीर का स्टॉक खाली हो गया, आपकी बैटरी खाली हो गई, तो चर्बी युक्त खुराक है वो शरीर क्या करेगी, जब आराम के मोड में होगा आप, जब आप आराम करते होगे उस टाइम में चर्बी वाला जो खुराक है उसको कन्वर्ट करेगा शरीर, और फिर आपके लीवर में या तो आपके खून में उसको ला के स्टॉक करके रखेगी। तो स्पेयर का टाइम है। हाँ, जब जब शरीर आपका फ्री होता है, दूसरा काम नहीं करता है, उस टाइम ऐसे चर्बी युक्त खुराक को वो कन्वर्ट करने का काम करता है, वो डायरेक्ट सीधा युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ज्यादा मेहनत का काम है वो दिन के टाइम ऐसे सीधा शरीर इस्तेमाल कर ले, ऐसे एनर्जी वाला खुराक देना चाहिए। और फिर रात का जो खुराक है कि रात का आपने खाना खा लिया और फिर पूरी रात उसको कन्वर्जन करके फिर शरीर को जहां जरूरत है वहां, तो वो जो लंबा प्रोसेस वाला एनर्जी कन्वर्जन का खुराक है
उसको आपको रात को खाना चाहिए, खा के सो जाना चाहिए, तो आराम के टाइम में शरीर ये सारे काम कर लेगी। ठीक है, तो आपको एनर्जी रहे इसके लिए ये छोटी बात का ध्यान रखना है, चबा चबा के खाना है। हाँ, आप चालू काम के टाइम सीधा एनर्जी मिल जाए ऐसे खुराक पे ज्यादा ध्यान दो, और जब आपको आराम करने का हो उससे पहले आप खाने हो तो उस टाइम आप थोड़ा हैवी खुराक खाओगे तो चलेगा। लेकिन आप 2 दिन के अंदर काम कर रहे हो और आप लड्डू खा लोगे और घी या तेल पी लोगे, तो वो तुरंत शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसको फिर शरीर को लोड पड़ेगा, शरीर वो तेल या चर्बी को पचाने में लगेगी, दूसरी साइड शरीर को काम भी करना है, तो शरीर को 2 काम एक साथ लग जाएंगे काम करने के। और एक व्यक्ति एक काम जितना अच्छा कर सकेगा, इतना एक साथ 2 काम करने के होगे तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह शरीर को लोड मत दो, हैवी खुराक जो भी देना है वो रात के सोने के टाइम दे दो, तो शरीर उसको अच्छी तरह मैनेज कर पाएगा, उसका ठिकाना लगा पाएगा। ठीक है। एक लंबा लेटर आया है बहन का, एक का 2-3 पत्तियों का है, तो मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में लिखा है, फिर उसकी क्या अपेक्षा है वो देखते हैं। जय हिंद सर, नमस्कार। मेरा नाम श्रेया शाह है। मैं राजकोट गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी समस्या मोटापा है। दूसरी भी समस्या है, बाल और चेहरे के चश्मे के नंबर की बाद में कहूंगी। अभी आज के दिन यानी 2/4/21 का मेरा वजन 73 केजी है। उन्होंने लेटर लिखा है 2 तारीख को हमको, और आज उसका नंबर आया है। मैंने अपना वजन कम करने के लिए तारीख 16 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें मैं केवल फलाहार और ग्रीन जूस लेती थी। फल में केवल द्राक्ष से ही लेती थी, और ग्रीन जूस में सभी हरी सब्जी यानी कि हरा धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, अदरक, गाजर और अलग अलग प्रकार के लेती थी। इस सबका एक बड़ा वाला ग्लास जूस लेती थी, यानी कि आधा लीटर जितना होता था। 16 जनवरी को मेरा वजन 78 केजी था। उससे वीक में खाने से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अच्छी तरह। 1 महीना पूरा हुआ और 1 महीने की मेरा वजन सिर्फ 3 केजी ही कम हुआ। 16 फरवरी 2020 को मेरा वजन 75 केजी हुआ था। 17 फरवरी 2000 में दूसरा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आई एम गेट अप 6:30 AM, और दोपहर को 12 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं, और सुबह कुछ नहीं, दोपहर को ग्रीन जूस और शाम को नींबू पानी, और रात द्राक्ष खाती थी। इस तरह 1 महीना खत्म किया और 1 महीने में मेरा वजन केवल 2 केजी ही कम हुआ, सिर्फ 75 केजी से 73 केजी हुआ। आखिर 2 महीने के बाद 16 मार्च वापस से धीरे धीरे मैं खाने में सब्जी और रोटी पर वापस आ गई। केवल नींबू पानी 1 गिलास, सादा पानी 1 रोटी, सब्जी दाल, पम्पकिन 4 चम्मच, चावल और पतली 1 गिलास छाछ। शाम को टेटी या कलिंगर या गन्ने का रस 2 गिलास पीती थी, और रोटी और पतली छाछ। 16 मार्च के बाद वजन कम नहीं हुआ, तब से 73 केजी रहा आज तक। उसके पहले 2010 में मैंने 10 केजी वजन वेट किया था। स्वीट एंड ऑयल फूड बंद किया था और खाना थोड़ा कम कर दिया था, और दिन मिलता था तब घर पे ही वॉक करती थी,
पक्का याद नहीं, लेकिन अंदाजे 1 से 2 महीने में 10 kg वजन कम हुआ था। 67 से 57 केजी कर दिया था। उसके बाद 2016 में वापस में 75 की हो गई। वापस मैंने स्वीट एंड ऑयल फूड बंद किया और खाना कम किया। डेली 3,000 रस्सी कूद यानी जंप करती थी। तब 4 मंथ में मैंने 25 kg कम किया था। 75 से 57 केजी किया था, लेकिन उस बार वजन कम नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? प्लीज टेल मी सर। अब मेरी दूसरी समस्या है कि मेरे दोनों आंखों में 2008 से 2.5 नंबर के चश्मे के नंबर है, जिसमें कम या निकालना चाहती हूँ। और दूसरी समस्या यह है कि मेरे बाल पहले काले थे, लेकिन तो जब मैंने 2010 में शैम्पू से बाल वॉश कर शुरू किया, तब से वह थोड़े थोड़े सफेद होने शुरू हो गया है। यानी कि पूरे सिर पे 4 या 5 बाल सफेद थे, लेकिन जब मैं 2016 में वेट लॉस शुरू किया, तब से ज्यादा बाल सफेद हो गए हैं। यानी कि 100% में से 20% तक हो गए हैं। तो इस सफेद बाल का काला करना चाहती हूँ। इसके लिए क्या कोई उपाय बताए? और सर, यदि आप इसका आंसर गुजराती में दे सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ। नहीं दे सकते हैं तो हिंदी में भी चलेगा। तो यहाँ बहन ने पूरी हिस्ट्री बताई है उनकी। उनकी जो उम्र है, ये अभी जुआन है, 25 साल के आसपास की उनकी उम्र है। देखो, हमारी जो उम्र होती है, हम जब जन्म लेते हैं तो 3 किलो के आसपास के होते हैं। फिर 15 या 20 साल तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है, शरीर बढ़ता रहता है। तो ये 20 साल तक का हमारा ग्रोथ पीरियड है। अच्छा, ग्रोथ पीरियड के टाइम आप जो भी खाओगे वो बॉडी में बनने में खर्च हो जाता है। हाँ, बिल्डिंग बनने में खर्च होता रहता है। 20 साल के बाद हमारी बॉडी बिल्डिंग बंद हो जाती है। तो जो बॉडी बिल्डिंग होता है, उस टाइम हमारे शरीर की जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, आप कुछ भी खाओगे तो बॉडी बिल्डिंग में खर्च ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जब 25-20 साल से बड़े हो जाते हो, तब हम जो खाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ही उसका ज्यादातर शरीर इस्तेमाल करना चाहता है। और जब शरीर ज्यादातर इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, तब चर्बी में कन्वर्ट होता है और बॉडी मोटी होती है, बड़ी नहीं होती है। हाँ, बॉडी मोटी होती है, यानी कि आप ओबेसिटी वाले हो जाते हो, लेकिन आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो ये आपकी जो समस्या है, आप जो समझना चाहते हो, इसमें ये हो रहा है कि जब आप पहले किया था, उस टाइम आपका वजन बढ़ना, कम हो जाना, वो जो प्रोसेस होती थी, वो टाइम आपका बॉडी बिल्डिंग वाला था। अब आप 20 साल के बाद जो आप कर रहे हो, उस टाइम आपके शरीर का जो है, वो पूरी जो प्रोसेस होती है वो अलग टाइप की हो जाती है। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 20 साल के बाद जब मनुष्य कुछ खाता है, तो वो बॉडी बिल्डिंग में तो कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि उसके जीन्स उसको अलाउ नहीं करते हैं बॉडी के। फिर उसको सिर्फ बॉडी मोटी करने में ही लग जाती है। तो आप थोड़ा भी खाओगे तो बॉडी मोटे में ही चले जाएंगे। आपको सामने खर्च करना पड़ेगा। आप खर्च करो तभी वो बचेंगे, नहीं तो वो बॉडी को मोटी करने में लग जाएंगे। तो पहले जब आप खाते थे, तो उसका आपके बॉडी बिल्डिंग में भी खर्च होता था, मेंटेनेंस में भी खर्च हो रहा था। और अब हम जो खुराक खा रहे हैं, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही खत्म होता है, और नहीं होता है तो बॉडी के मोटी करने में लग जाता है। और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस, वो भी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो अभी आप जो लोग बड़े हो गए हैं, 20 से बड़े हो गए हैं, उन लोगों को शरीर में ये ध्यान रखना है कि आपको जो एवरेज जितनी कैलोरी चाहिए, आप जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से खाइए। हाँ, मेहनत करो इसके हिसाब से खाओ। दूसरा, कि आप जितनी खर्च करोगे इतनी शक्ति दोगे तो मेंटेन रहेगा। जितना खर्च करोगे इससे कम दोगे तो वो कम होगा, बॉडी कम होती जाएगी, उसका वजन कम होता जाएगा। तो यहाँ आपको एक खास ध्यान रखना है। दूसरा, बॉडी बड़ा बड़ा करने वाले खुराक क्या है? तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें स्वाद में स्वीट है, मीठी चीजें है,
जो वजनदार खुराक है, जो जिसमें प्रोटीन ज्यादा है और जिसमें चर्बी ज्यादा है, ये सारे खुराक जो है वो ताकत वाले हैं, बॉडी को बड़ा करने वाले हैं। तो आपको वजन कम करना है तो आपको, अब द्राक्ष खाओगे तो मीठी चीज है, गन्ने का रस पियोगे तो मीठी चीज है। हाँ, तो आप जितनी स्वीट फूड खाओगे तो वो कैलोरी है, और जितने आप मेहनत करो इससे ज्यादा स्वीट फ्रूट की कैलोरी देते रहोगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। आपको खट्टा ज्यादा खाना पड़ेगा, स्वीट कम करना पड़ेगा, या तो खाना देना बंद करना पड़ेगा। आप शरीर को खाना नहीं दोगे तो आपको शरीर क्या करेगा, आपके शरीर में जो स्टॉक है उसको खर्च करेगा और फिर शरीर को पतला करेगा। अच्छा, शरीर पतला होता जाएगा, आपकी हाइट कम नहीं होगी। आपकी हाइट तो वही रहेगी, क्योंकि हड्डी जो बन चुकी है वो हड्डी कभी छोटी नहीं हो सकती, वो वैसी ही साइज में रहेगी। तो आपकी साइज पतली होगी, हाइट कम होने वाली नहीं है। तो जिन लोगों को वजन कम करना है वो लोग सिर्फ ये छोटी बातों का ध्यान रखें, खट्टा ज्यादा खाए, मीठी कम चीजें खाए, ताकत वाली कम खाए, वजन में भारी चीजें कम खाए, प्रोटीन युक्त कम खाए, चर्बी युक्त कम खाए। वजन में हल्की चीजें ज्यादा खाओ, पत्ती जैसी है, सब्जी जैसी चीजें ज्यादा खाओ, जो कैलोरी में, उसमें कैलोरी नहीं होती है, तो वो आपको वजन कम करने में मदद करेंगे, वजन बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो खुराक एक चाहिए। दूसरा, हरी पत्ती बहुत काम की चीज है। हरी पत्ती में दो काम हो जाते हैं, एक तो मेंटेनेंस का खुराक मिल जाता है, और दूसरा आपका खून नया बनता है। जिसका खून नया बनता है वो खून जो है वो भी शरीर को मैनेज और मेंटेन करने में बहुत काम करता है। तो आप हरी पत्ती खाओगे और आपका नया खून अच्छा बनेगा, और अच्छा खून होगा तो आप चर्बी युक्त ज्यादा खाओगे ना, तो भी आपके शरीर को मोटे नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो खून है वो ओरिजिनल नेचुरल हो गया है, और नेचुरल खून काम काज अच्छा करता है। वो शरीर में ज्यादा एक्स्ट्रा कचरा आया गया, खुराक आ गया है तो उसको निकाल कर देगा। तो ये फायदा आपको हरी पत्तियों से ज्यादा मिलेगा। तो आप जो खुराक जो खा रहे हो इसमें हरी पत्ती ज्यादा खाए। हाँ, साथ में आप फिर मीठी चीजें खाओगे, लेकिन हरी पत्ती आप ज्यादा खाओगे तो हरी पत्ती आपको मोटे होने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो खून बनेगा, हीमोग्लोबिन, वो नेचुरल बनेगा, और वो नेचुरल हीमोग्लोबिन आपके शरीर के पंच तत्वों को अच्छी तरह मेंटेन कर पाएगा। तो वजन को भी मोटा नहीं होगा, बहुत पतला भी नहीं करने देगा। हाँ, जितनी खुराक खाओगे तो उसको मैनेज कर लेगा वो। तो नया खून बहुत काम का है, साथ में न्यूट्रिशन काम के है। और खुराक के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जो भी खाओ चबा चबा के खाना है, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। और आपका खून अच्छा होगा और ज्यादा भी खा लोगे तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हम कई बार ज्यादा खा लेते हैं, फिर भी मेरा वजन 100 ग्राम भी दूसरे दिन बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि चबा के खाने की आदत हो गई है। आप रस करके खाओगे तो शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ, और देख लेना, आप जो भी व्यक्ति को पहचानते हो, और जो लोग 80 साल से ज्यादा है उम्र वाले, और उनको शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वो लोग धीरे धीरे चबाते खाते होगे, तीनों टाइम खाते होगे, चाय भी पीते होगे, डेयरी प्रोडक्ट भी खाते होगे, पकाया भी खाते हैं, लेकिन उसका शरीर मोटा नहीं होगा और उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये बहुत काम की चीज है। तो चबा के खाने की आदत डाल दो, साथ में हरी पत्ती डाल दो। हरी पत्ती और चबा के खाने की आदत आप हैबिट में ले लोगे ना, तो फिर समस्या आएगी नहीं। एनडीएस के नियमों के दृढ़ता पूर्वक आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना लंबा लेटर बहन ने लिखा है, तो उनको पता चल गया होगा कि वजन कैसे मैनेज होता है। अब उसकी रही बात बाल की बातें। अच्छा, बाल सबको काले अच्छे लगते हैं, और सब जुआन लोगों की अपेक्षा होती है कि उसके बाल वाइट होए ही नहीं। ठीक है, तो बाल की कंडीशन जो है वो आपको वारसा में मिलती है। आपके बालों का कलर आपके पेरेंट्स के ऊपर से आता है। दूसरा, हम ऐसे इलाके में रहते हैं, गुजरात, यानी कि नहीं उत्तर है नहीं दक्षिण है इंडिया के हिसाब से। आप कश्मीर में जाओ तो वहाँ ठंडी ज्यादा होती है। आप केरला में जाइए तो वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में है हमें। तो हमारा जो जियोग्राफिक स्टेटस हमारा जो है, वो हम नहीं उत्तर वाले हैं नहीं दक्षिण वाले हैं, बीच वाले हैं। तो हमारे बाल जो है
वो एकदम व्हाइट वाले भी नहीं होंगे और एकदम काले वाले भी नहीं होंगे, बीच वाले रहेंगे। अच्छा, आप साउथ इंडियन पब्लिक देखिए, केरला की पब्लिक, केरला, साउथ तमिलनाडु और केरला की बहनें के बाल देखिए। हाँ, घने लंबे होगे, हाँ लंबे भी होगे और एकदम काले भी होगे, व्हाइट बाल ही नहीं होगे। तो ये ब्लैक हेयर डाई बेचने वाले का धंधा नॉर्थ में जितना चलता है इतना साउथ इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां के जीन्स ही ऐसे है कि वो बाल काले ही निकालते हैं, और लंबे, ये बूढ़े हो जाए तब तक काले ही रहते हैं, व्हाइट होते ही नहीं। तो ये जींस का प्रताप है। ये वारसा, हमारे वारसाई में वो मिलता है, हमारे बाल का रंग कैसा रखना है। ठीक है। हाँ, एक फायदा है कि आप न्यूट्रिशन वाला खुराक खाओगे, हरी पत्ती खाओगे, तो आपकी जो बाल का जो कलर है वो जल्दी जो व्हाइट हो जाने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी रुकेगी, और थोड़ा लंबा टाइम आपके बाल काले रह पाएंगे। लेकिन आप ऐसा सोचो कि अब मैं 50 साल के बाद मेरा व्हाइट काला, मेरे बाल काले रहे, तो होने वाले नहीं है। हाँ, वो कभी शक्य नहीं है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे व्हाइट होगे ही। तो इससे आप अपेक्षा, हाँ आप अभी जुआन हो तब तक आप बाल काले रख सकते हो। तो जो लोग जुआन है वो लोग हरी पत्ती खाना रखे, तो उनके बालों की जो ब्लैकनेस है वो मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस का खुराक आप खाते रहते हैं। मेंटेनेंस का खुराक नहीं खाने वाले को, हरी पत्ती नहीं खाने वाले लोगों को बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं। न्यूट्रिशन के अभाव से ही बाल वाइट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नॉर्थ वाले जो होते हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाले के, देखो यूरोपियन कंट्री के लोगों के बाल कैसे है, सिल्की, एकदम वाइट सिल्की, एकदम वाइट। वो काले अपेक्षा रख ही नहीं सकते। और अफ्रीका के लोगों को देखो, एकदम काले, बुढ़े 90 साल 100 साल के व्यक्ति के भी बाल एकदम ब्लैक हो गए, तो उनको डाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये काले बाल जो है वो नेचुरल ज्यादा है, और साथ में न्यूट्रिशन बेस्ड है। आप पत्ती खाना रखोगे ज्यादा तो आपके बाल अच्छे ब्लैक रह पाएंगे, लेकिन वो कब तक? तो 40-50 साल तक। फिर इससे ज्यादा हम उम्मीद रखना गलत है। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है गेहूं के जवारे, व्हीट ग्रास का पाउडर। अच्छा, व्हीट ग्रास, गेहूं के जवारे। अच्छा, गेहूं के जवारे और जौ के जवारे दोनों अलग है। गेहूं को आप जमीन में बीज को डालो, और वो 7 से 10 दिन का जो पौधा होता है, वो उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो ये व्हीट ग्रास का पाउडर जो है वो गेहूं का भी होता है और जौ का भी होता है। जौ भी लगा सकते हो और उसका भी आप पौधा बना के उसके पत्तियों का पाउडर बना सकते हो। गेहूं के हिसाब से जौ अच्छे हैं, जौ अच्छे होते हैं गेहूं के हिसाब से। लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम पैरेलल क्वालिटी वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों अच्छे ही है। हम अप्रोक्सीमेट देखो तो दोनों अच्छे ही है। तो गेहूं का जवारा है, उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए अभी अभी ये थोड़े सालों से एलोपैथी के डॉक्टर गेहूं के जवारे को ग्रीन ब्लड मानने लगे हैं। तो आपके शरीर का मेंटेनेंस का काम जितना गेहूं का जवारा, देखो एक हर पत्तियों की अलग क्वालिटी होती है, तो इसमें नंबर है। सबसे अच्छे में नंबर आता है अल्फा अल्फा, जिसको रजका बोलते हैं गुजरात में। अल्फा अल्फा जो मेथी पत्ते जैसा होता है। तो टॉप नंबर 1 में राजका को मानता हूं, दूसरे नंबर सहजन की पत्ती, और तीसरे नंबर एक गेहूं का जवारा। ये तीनों टॉप लेवल पे है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो गेहूं का जवारा एक टॉप टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो गेहूं का जवारा, उसका पाउडर फॉर्म अवेलेबल है, आप उसका प्रयोग कभी किसी भी फल के रस के साथ, हरी पत्तियों के पाउडर के साथ, पत्तियों के रस के साथ अंदर डाल के पी सकते हो।
आप रोटी बनाओ तो डाल सकते हो, आपने दाल चावल बनाए तो इसके अंदर डाल के खिला सकते हो बच्चों को, सब्जी बनाए तो इसके अंदर डाल के मिक्स करके खिला सकते हो। तो गेहूं का जवारा ये हरी पत्तियों यानी कि हमारे शरीर के कारीगर और हमारे शरीर के रिपेयरिंग का सामान ये अच्छी तरह दे सकता है। तो आप सोचो, एक चम्मच हरी पत्तियों का पाउडर तैयार करने के लिए काफी सारी पत्तियां सूखती है तभी एक चम्मच बनता है, और आप इतनी हरी पत्ती ताजी लाके उसका जूस नहीं पी सकते हो। लेकिन आप एक चम्मच जब पीते हो तो काफी सारी पत्तियों सूखी हुई आपके शरीर में चली जाती है। तो ज्यादा क्वांटिटी आपके शरीर में न्यूट्रिशन जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी का क्लोरोफिल जाएगा, जो आपके नया खून बनाने में मदद करता है, नया हीमोग्लोबिन अच्छा बनता है। ठीक है, तो गेहूं का जवारा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हीमोग्लोबिन जिसको कम है, हाँ, खून की कमी रहती है, उन लोगों को ये दिन में 3-4 चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। और न्यूट्रिशन तो भरपूर भरे हुए होते हैं। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए आपका सही खून चाहिए और न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए। हम सब्जी को पका के खाते हैं, पकने के बाद वो सड़ जाती है, पकने के बाद वो वजन वाली हो जाती है, और सब्जी जब पक जाती है तो न्यूट्रिशन खलास हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन के अभाव से ही सबसे ज्यादा शरीर में बीमारियां आती है। हाँ, लोग बीमार इसीलिए है कि न्यूट्रिशन खा नहीं रहे, खा रहे तो बिगाड़ बिगाड़ के खा रहे। तो इसीलिए आपको सब्जी से ज्यादा पत्तियां खाना बहुत जरूरी है। पत्तियों का जूस बनाओ, चटनी बनाओ, किसी भी हाल पे, लेकिन गरम मत करो, ये खास ध्यान रखना है। तो पत्ती दो चीज देती है, न्यूट्रिशन भी देती है, कारीगर भी देती है, हमारा खून अच्छा बनाती है, और हमारे खून का काम ही है शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करना। मेरे योगाहार का पूरा कोर्स आप पढ़ोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि शरीर के पंच तत्व कैसे बैलेंस करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हाँ, क्लोरोफिल पत्तियों में जब होता है तब कैसे पत्तियों में पंच तत्व इकट्ठा करके खुराक बनाता है वनस्पति के लिए, वही क्लोरोफिल शरीर में आके कैसे 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 काम करता है पंच तत्व बैलेंस करने के, ये सारी बातें मैंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, तो गेहूं का जवारा आपके लिए उत्तम है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। मार्केट प्राइस से काफी सस्ते हमारे पास होते हैं, और क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस के हिसाब से हमारी क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। आज काम की बातों में, कोरोना का कहर बहुत चल रहा है। गुजरात में भी सरकार ने रात 8 से सुबह 6 तक का पूरे गुजरात में कर्फ्यू ऐलान कर दिया है। तो अब कोरोना आया कहाँ से? तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम का जो वायरस था, हाँ, और उनको शादी करनी थी, लेकिन शादी करने के लिए लड़कियां की कमी थी, जैसी मनुष्य में लड़कियों की कमी है, और कई कई कुंवारे लड़के बिना शादी के बेचारे जी रहे। तो ऐसा वायरस में भी हुआ होगा। तो सर्दी का वायरस, उनको शादी के लिए वायरस मिला नहीं सामने सर्दी वाला, तो उन्होंने बुखार के वायरस के साथ शादी कर ली, और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर लिया, और दोनों ने जब नया बच्चा पैदा किया तो वो सर्दी और बुखार दोनों का साइड इफेक्ट लेके आया, और वही कोरोना हम तो मानते हैं। अब कोरोना सर्दी का भी सिम्टम्स देता है, बुखार का भी सिम्टम्स देता है। तो ये कोरोना है वो वर्ण संकर प्रजाति है, किसकी? तो सर्दी के वायरस की और बुखार वाले वायरस की। ये दोनों ने इकट्ठा करके नई प्रजाति पैदा की है, वही हम तो कोरोना मानते हैं। ठीक है, तो ये कोरोना के ऊपर थोड़ा व्यंग था। दूसरे ही काम की बातों में, आज ये रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन, ये आज तारीख है 7 अप्रैल, यानी कि विश्व आरोग्य दिवस। दुनिया में हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग अलग प्रकार की रोग की बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी दवाई के संशोधन के पीछे खर्च हो रहा है। फिर भी दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर दवाई खा के जी रहे हैं, यानी कि हर साल 25,000 करोड़ रुपया संशोधनों के पीछे खर्च करने के बावजूद लोगों की शरीर में से बीमारी डॉक्टर्स कम नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटलें कम नहीं हो रही है, और डॉक्टर की कमी महसूस हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो सही रास्ते पे संशोधन नहीं हो रहा है। संशोधन यहाँ होना चाहिए, नेचुरल डाइट सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, कुदरती आहार पद्धति के ऊपर होना चाहिए, और
हाँ, योगाहार पे होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई खर्च नहीं हो रहा है। हम भी जो बता रहे हैं वो सारा हमारा माइंड चला चला के लॉजिक के साथ आपको साइंस सिखा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली तो उसके पीछे रियल में रिसर्च हो जाए तो हमारी जो बातें हैं उसको प्रूव कर सके, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। हमारी वीडियोस देखने वाले कोई ऐसे मिल जाए बंदे कि भाई चलो इसके पीछे हम संशोधन करने के लिए पैसा खर्च करें, रियल रिसर्च करें, तो हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ, उसके लिए सारी साथ में रह के करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा मिलना मुझे मुझे लग रहा है मुश्किल है। हाँ, मिलेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉपर उसको, जैसे जापान के साइंटिस्ट ने ऑटोफोगी का एक प्रयोग किया कि जब उपवास करते हैं तो शरीर कैंसर के कोष को खा जाता है। उसके ऊपर उन्होंने संशोधन किया, रिसर्च किया पैसा खर्च करके, फिर उसको प्रूव किया, उसके रिसर्च पेपर दुनिया के सामने रखे, तो उसको नोबेल पारितोषिक मिल गया। उसको नोबेल पारितोषिक मिला सिर्फ उपवास के रिसर्च पे। और मैं तो यहाँ आपको क्लोरोफिल जो काम कर रहा है पत्तियों में, वही काम उल्टा शरीर में कर रहा है हीमोग्लोबिन बन के। उसके ऊपर रिसर्च हो जाए तो पूरी दुनिया उसको स्वीकारेगी। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ उसके लिए मेरे पास लॉजिक के अलावा दूसरा कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट रखने पड़ते हैं, उसको पूरी एक एक चीज कैसे काम हो रही है उसके ऊपर रिसर्च करके उसके पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, और करोड़ों का खर्चा लगता है। तो वो खर्चा हम करने के लिए कैपेसिटी वाले नहीं है। हाँ, जो लोग ये करने के लिए राजी हो तो वो हमारे साथ जुड़े और ऐसा काम करे कि दुनिया को वो प्रूव करके दिखा दे। हाँ, फायदा तो दिख रहा है, जो जो मैं बातें करता हूँ उसका तो रिजल्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। तो ये फायदा प्रूव करना है, उसके लिए रिसर्च जरूरी है। तो 25,000 करोड़ रुपया एलोपैथी साइंस रिसर्च के पीछे खर्च कर रही है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि 5-25 करोड़ रुपया सिर्फ इसके पीछे रिसर्च हो जाएगा ना, तो दुनिया की 90% हॉस्पिटलों को जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना रिसर्च आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले ने सोचा होगा और कुछ अच्छा ही करने के लिए कुछ होगा, तो शायद ऐसा कोई दानवीर मिल जाएगा कि जो ऐसे रिसर्च के पीछे खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। हम उम्मीद तो रखते हैं कि भगवान कोई दिन ये भी लाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो फिर दुनिया में लोगों को बीमारी से मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, और कोरोना जैसे बीमारी से डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा, विश्व आरोग्य दिन के लिए दूसरी ये भी बात है कि भी रोटी कपड़ा और मकान होगा लेकिन तंदुरुस्ती नहीं होगी तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन नर्क जैसा है। जिनके पास तंदुरुस्ती है वही स्वर्ग समान सुख जी सकता है। बाकी नर्क में जी रहे हो, आप दवाई खा के जी रहे हो, मतलब नर्क में जी रहे हो। हमारी योगाहार को समझने के लिए निःशुल्क शिविर चालू है अहमदाबाद में और गांधीनगर में। 11 तारीख को अहमदाबाद में होगी, 18 को गांधीनगर में होगी। अब समय दोनों का टाइम एक ही कर लिया है। अहमदाबाद और गांधीनगर का टाइम रहेगा दोपहर 3 से 6 का। तो ये 3 से 6 का जो टाइम है, 3 घंटे का, वो अब गर्मी की मौसम है इसीलिए दोपहर 2 बजे लोग नहीं आ सकते हैं, इसीलिए 1 घंटा लेट किया है और शाम को 6 बजे तक किया है। ठीक है, तो आप, ये निःशुल्क है क्योंकि इसमें हम कोई भोजन नहीं कराते, इसीलिए निःशुल्क है। तो आप अटेंड कर सकते हो, और मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग शिविर अटेंड करने आए वो अपने बच्चों को भी लेके आए। हाँ, 10 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों को भी लेके आए। क्यों? क्योंकि वो थोड़े समझ सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं। कॉलेज वाले हैं तो भले बीमार ना हो, उसको बोलो सिर्फ सुनने के लिए आए। हाँ, वो सुनेगा तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा, फिर वो अपना शरीर को संभाल पाएगा। हाँ, बीमार लोगों ही हम इनवाइट नहीं करते हैं, जो तंदुरुस्त है उसको, जिसको तंदुरुस्त रहना है उसको भी हम इनवाइट करते हैं। आप आइए, सुनो, समझो, फिर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्नोत्तरी कीजिए। जो लोग संडे के शिविर में नहीं आ सकते वो दोपहर 4 से 6 के 2 घंटे का हमारा हर रोज सेमिनार होता है अहमदाबाद और गांधीनगर में, वो भी निःशुल्क है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं।
योगाहार की किट है, वो अवेलेबल है। शरीर की काम की सारी चीजें इकट्ठा करके हमने एक किट बनाई है, तो आप मंगवा सकते हो जो बाहर के वाले है वो। और योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। रेसिपी के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने के लिए शौक तो होगा ही दर एक व्यक्ति को, स्वाद चाहिए। तो इसके लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार की, उसके अंदर जाइए और वहां से भी आप कुछ अच्छी नई चीजें सीख पाओगे। और ये छोटा सा मैसेज सबके लिए काम का है, इसीलिए आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो इसमें प्रिंट करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, नए काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।